क्या आप जानते हैं कदीम हिंदुस्तान में वो कौन सा राजा था जिसने एक खास मजहब के बढ़ने की वजह से उस पर बेइंतहा ज्यादती की, उस मजहब के मजहबी पेशवाओं को कत्ल करवाया, मजहबी मकामात को मिसवार करवाया और एक ऐसे निज़ाम की बुनियाद रखी जिसकी वजह से हिंदुस्तानी समाज हमेशा के लिए तकसीम होकर रह गया। और कदीम हिंदुस्तान के किस दौर को सुनहरा दौर कहते हैं? तो यही हमारा सवाल था आज की क्लास जो हमने शुरू की है उसको लेकर के। तो आपको बता दूं कि हम आज जो बात कर रहे हैं वो तारीख का वो दौर है जिसको हम इंडिया आफ्टर द मौर्यास कहते हैं। पिछली क्लास आप सब जानते होंगे, अगर जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि पिछली क्लास जो है वो मौर्यन एम्पायर पर, अशोका द ग्रेट पर हो चुकी है और उसमें हमने जो है बहुत सी चीज़ें डिस्कस की थी। उसी का कंटिन्यूएशन है मौर्य एम्पायर के बाद हिंदुस्तानी कदीम हिंदुस्तानी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में, वो है इंडिया आफ्टर द मौर्यास। तो मौर्य किंगडम के बाद कौन लोग थे जो उनके बाद हिंदुस्तान में आते हैं और वो लोग जो है हुकूमत करते हैं। उसमें एक बादशाह का जिक्र हमको मिलता है जिसका नाम पुष्यमित्र संघ था, शुंगा था, पुष्यमित्र शुंगा। तो उनका हम जिक्र करेंगे और ये बताएंगे जो हमारा सवाल था कि कौन वो बादशाह था। तो उनका नाम पुष्यमित्र शुंगा है और वो शुंगा डायनास्टी के फाउंडर भी थे और उनके ताल्लुक से हम जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे द एज ऑफ गुप्तास। जो मौर्यास के बाद हिंदुस्तान में सबसे अहम जो रियासत थी वो गुप्तास की थी, गुप्ता डायनास्टी। तो उसको भी हम देखेंगे और यही वो गुप्ता डायनास्टी थी जिसको एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में गोल्डन एज कहते हैं। तो हम ये भी देखेंगे कि उसको गोल्डन एज क्यों कहते हैं, क्या वजह थी कि उसको जो है लोग गोल्डन एज कहते थे, इस पर भी जो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो आइए देखते हैं शुंगा डायनास्टी के बारे में। इससे पहले आपने देखा हुआ है जिस तरह से मौर्य एम्पायर था, मौर्य एम्पायर में अशोका द ग्रेट ने किस तरह से जो है हुकूमत की और किस तरह से पूरे अखंड भारत की हमने बात की थी, अफगानिस्तान से लेकर के साउदर्न इंडिया तक और गुजरात से लेकर के बंगाल तक जो है वो अशोका द ग्रेट ने हुकूमत की। और उन्होंने एक बड़ी जंग की थी जिसके बाद उन्हें महसूस हुआ कि भाई जंग से इंसानों का फायदा नहीं होता है, तो उन्होंने जंगो जिदाल छोड़ करके वो जो है बुद्धिज्म को अपनाते हैं और बुद्धिज्म के प्रचार में उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी। तो यही बैकग्राउंड था मौर्यन एम्पायर का। और मौर्यन एम्पायर में अशोका के बाद बहुत से रूलर आए और जो आखिरी मौर्यन किंग थे बृहद्रथा, इनका एक कमांडर था, इनका एक मिनिस्टर था, उसका नाम था पुष्यमित्र शुंगा। ये करीब 188 बीसी की बात हो रही है। अभी जैसे कि आप जानते हैं कॉमन एरा चल रहा है, कुछ लोग उसको आफ्टर दैट आप एडी भी कहते हैं, तो ईसवी भी कहते हैं। जैसे कि आज 2023 में हम हैं, अभी एक महीना खत्म हो जाएगा। तो ये जो बीसी होता है सब जानते होंगे कि इस 2023 से पहले के जितने साल थे उसको बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले। तो ये हम करीब करीब जो है 2000 और 2200 साल पुरानी बात कर रहे हैं। तो इस वक्त जो है मौर्यन एम्पायर का खात्मा होता है और जो आखिरी उसका रूलर था बृहद्रथा, उसका जो कमांडर था पुष्यमित्र शुंगा, उसने क्या किया, द फाउंडेड बाय पुष्यमित्र शुंगा इन 188 BC who killed last Mauryan king बृहद्रथा and acquired the throne। आप देखेंगे तारीख में एक डायनास्टी होती है वो बहुत उरूज पर होती है, जैसे कि अशोका थे, पूरे अखंड भारत पर उन्होंने हुकूमत की। फिर उनके बाद उनके जो जानशीन हुए, उनके जो बेटे हुए, उन्होंने वो उतने केपेबल नहीं थे कि अपने बाप अपने दादा अशोका की जो है वो विरासत को संभाल कर रख सकें। फिर एक हुकूमत आई और दूसरी हुकूमत खत्म हुई। तो पुष्यमित्र शुंगा ने अपने ही रूलर बृहद्रथा को जो कत्ल किया और उसने जो है तख्त को हथिया लिया। तो ये बंदा पुष्यमित्र शुंगा हिस्ट्री में कंट्रोवर्शियल फिगर है। कुछ लोग उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं और कुछ लोग जो है उसको एक क्रूल और जालिम बादशाह की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि उसने सबसे पहले तो अपने ही बादशाह का कत्ल करके अपने ही बादशाह के खिलाफ साजिश करके हुकूमत हासिल की थी, तो वो लेजिटिमेसी जो है वो पुष्यमित्र शुंगा के साथ नहीं थी। इसकी बहुत सी वजूहत थी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि अशोका द ग्रेट, अशोका के टाइम पर बुद्धिज्म का बहुत ज्यादा प्रचार हुआ, क्योंकि अशोका खुद जो है बुद्धिस्ट थे। वो जो है उस वक्त के वैदिक रिलीजन को उन्होंने छोड़कर या नहीं मानते थे, वो बुद्धिज्म को मानते थे। तो अशोका ने यह किया कि बुद्धिज्म को पूरी दुनिया में फैलाना शुरू किया। अब चूंकि वो पूरे हिंदुस्तान और गैर मुकसिम अनडिवाइडेड इंडिया के किंग थे, तो हिंदुस्तान के बहुत से जगहों पर जो है बुद्धिज्म का प्रचार होने लगा, बुद्धिज्म को जो है अहमियत दी जाने लगी।
इसको देखते हुए जो उस वक्त के वैदिक रिलीजन के लोग थे, जिनको हम आज हम सनातन सनातन धर्म कह सकते हैं, हिंदू धर्म कह सकते हैं, हिंदुइज्म कह सकते हैं, उस वक्त के जो लोग थे, जो अपने आप को हिंदू कहते थे या वैदिक वैदिक रिलीजन को मानने वाले लोग थे, उनको लगा कि भाई अगर हिंदू बुद्धिज्म ऐसे ही फैलता रहेगा, फूलता रहेगा और लोग जो है इसके करीब आते रहेंगे, तो हमारा मजहब जो है, हमारा जो रिलीजन है वैदिक रिलीजन, इसका जो खात्मा हो जाएगा। तो वाकई में असल में जो है ये वो वक्त था आज से 2000 साल पहले, जब हिंदू जो है खतरे में थे, आप बोल सकते हैं। तो ऐसा उनको लगने लगा। मैं मेटाफर यूज कर रहा हूँ क्योंकि चीजों को रिलेट भी करना होता है, लोग जो बोर हो जाते हैं, वरना चीजें जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने लगती हैं। तो आप ऐसा कह सकते हो उस जमाने का जो वैदिक रिलीजन था वो जो है खतरे में आ गया था, और लिटरली फैक्ट्स एंड फिगर्स के हिसाब से खतरे में आ चुका था। तो उस वक्त जो है उन लोगों को लगा कि अगर इसी तरह से बुद्धिज्म फैलता रहेगा तो वैदिक रिलीजन जो है वो खतरे में आ जाएगा और किसी हद तक खत्म भी हो जाएगा। तो उसके बाद एक थ्योरी चली कि हमको जो है जो ब्राह्मणिकल फोर्सेस हैं, जो बुद्धिस्ट फोर्सेस हैं, उनको हटा करके हमको ब्राह्मणिकल फोर्सेस को वापस से पावर में लाना है। तो ये जो बंदा था पुष्यमित्र शुंगा, ये भी जो है एक ब्राह्मण था, ये एक ब्राह्मणिकल डायनास्टिक का बंदा था। तो इन्होंने क्या किया, ही वॉज अ ब्राह्मणिकल रूलर who started the Ashwamedha sacrifice tradition under the guidance of Raj Purohit Patanjali। हमने पिछली क्लास में पढ़ा है कि ब्राह्मण जो थे वो हिंदुस्तानी हुकूमत में और हमेशा से जो है हिंदुस्तानी हुकूमत के करीब रहे, और वो जो है की रोल अदा करते थे हिंदुस्तान की हुकूमत में। तो उसी दौर से ये लोग की रोल अदा करते थे। तो इस दफा भी क्या हुआ कि जो पुष्यमित्रा थे उन्होंने वो हुकूमत हासिल कर ली। अब जब हुकूमत हासिल कर ली तो पूरे हिंदुस्तान में और सब जगह जो बुद्धिज्म का प्रचार था, बुद्धिज्म की जो तुति बोला करती थी। तो उन्होंने ये किया कि ही स्टार्टेड डिस्करेजिंग बुद्धिज्म। तो वो बुद्धिज्म को जो है डिस्करेज करके हिंदुइज्म या वैदिक रिलीजन को उन्होंने प्रमोट करना शुरू किया। वो कैसे किया, क्योंकि आपने वैदिक क्लास में पढ़ा था, वैदिक पीरियड में उस वक्त जो सैक्रिफाइस कुर्बानियां होती थी अपने माबूद को, या उनको वो माबूद कहते थे, उनको खुश करने के लिए कुर्बानियां दी जाती थी कि कोई बादशाह बना है तो उसको कुर्बानी देनी है। और उसको एक चीज थी अश्वमेधा प्रैक्टिस। अश्वमेधा ये होता था कि जब कोई नया बादशाह बनता था, नया किंग बनता था, तो वो एक घोड़े को लेता था और उस घोड़े की जो है पूंछ को बांध दिया जाता था और उसके बाद उस घोड़े को दौड़ाया जाता था। ये एक प्रैक्टिस थी। अब वो घोड़ा जहां तक भी दौड़ता वहां तक जो है वो बादशाह हुकूमत करता था और वहां तक जाकर के वो जंग करता था, उन इलाकों को हासिल करता था। और मान्यता और प्रैक्टिस ये थी कि लोग जो है अगर किसी इलाके में वो अश्वमेधा का घोड़ा जाता और उसको कोई रोक देता तो उससे जंग होती थी, अगर कोई नहीं रोकता तो वो लोग आगे बढ़ जाते थे। तो इस तरह से जो है उस वक्त में आज से 2000 साल पहले लोग अपनी हुकूमतों को बढ़ाया करते थे। तो ये कोई नई बात नहीं है कि लोग जो एक इलाके से, एक रियासत से दूसरी रियासत पर हमला करते हैं, फिर वहां पर जाकर के हुकूमत करते हैं। ये कोई नई चीज नहीं है। अगर कोई किसी खास पीरियड को लेकर के कहता है कि वो आक्रमणकारी थे और वो जो है इन्वेडर्स थे, तो ये चीज वो बोलेगा जिसको हिस्ट्री नहीं पता। जिसको हिस्ट्री पता है वो ये चीज नहीं बोलेगा। जिसको हिस्ट्री पता है उसको मालूम है कि हमेशा बादशाह लोग जो एक दूसरे पर हुकूमत करते थे और हमला करके वो जमीनें हथिया लेते थे। तो यही काम जो पुष्यमित्रा ने भी शुरू किया, अश्वमेधा प्रैक्टिस। और ये जो चीज थी ये मौर्यास के टाइम पे, अशोका के टाइम पे खत्म हो गई थी, क्योंकि वो बुद्धिस्ट थे और बुद्धिस्ट और जैनिस्ट जो है वो सैक्रिफाइसेस को नहीं मानते थे। वो इस बात में यकीन रखते थे कि किसी भी जानदार जिसमें जान है उसकी जान जो है सैक्रिफाइसेस के नाम पर, कुर्बानी के नाम पर नहीं लेनी चाहिए। मैं यहाँ पर प्योर वैदिक रिलीजन, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर इस्लाम और इस्लाम के तस्वर कुर्बानी वो सारी चीजें नहीं ला रहा हूँ, वरना कोई लोग कल को ये ना बोले कि भाई वो वही बात कर रहा था दूसरों की। नहीं, वो हम एज ए हिस्ट्री स्टूडेंट जो है, जो हो चुका है उसी को बात करेंगे। तो बुद्धिज्म में जो है वो कुर्बानियों का तस्वुर नहीं था, और जो है वैदिक रिलीजन में कुर्बानी को बहुत महत्व था, बहुत इंपॉर्टेंस थी। तो पुष्यमित्र शुंगा ने ये किया कि उसने बुद्धिज्म को डिस्करेज किया और वैदिक रिलीजन का जो सेक्रीफाइस का प्रैक्टिस था उसको फिर से उसने शुरू किया। किताबों में आता है कि उसने जो अश्वमेधा जो प्रैक्टिस है कि हमारा घोड़ा जाएगा और हम जहां तक जाएगा वहां तक हम हुकूमत करेंगे या फिर जंग करेंगे। तो इस प्रैक्टिस को एक यज्ञ के तौर पर, एक जो है हवन के तौर पर ये लोग करते थे, और इस तरह से जो हुकूमत उसने शुरू की, और जहां तक उसका घोड़ा गया उसने जो है
वहां तक अपनी हुकूमत फैलाने की कोशिश की। तो ये जो ट्रेडिशन था इसका एक इम्पैक्ट ये था कि लोगों को लगने लगा, जो लोग समझ रहे थे कि भाई अब वैदिक रिलीजन खत्म हो गया है, कोई वेदास की बात नहीं करता, कोई जो है सनातन की बात नहीं करता, तो लोगों के दिल में ये चीजें फिर से शुरू हुई कि जो है बुद्धिज्म का अब उतना असर नहीं रहा। इसके पीछे पुष्यमित्र शुंगा का बहुत बड़ा रोल था। उनके ताल्लुक से बहुत सी चीजें जो है कंट्रोवर्शियल भी हैं और कंफ्यूजन्स भी हैं कि उन्होंने जो है बहुत से बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज को जो है तोड़वाया, बहुत से बुद्धिस्ट जो है भिक्षुओं को, यानी जो बुद्धिज्म में जो पेशवा लोग होते थे, मजहबी पेशवा, उनको कत्ल करवाया। और ये सारी चीजें जो है हैं। और कुछ लोगों का मानना है कि भाई ही वाज ट्रीटेड एज द डिस्ट्रॉयर ऑफ बुद्धिज्म, ये भी लोग मानते हैं। मैं यहाँ ये बात को कहना चाहूंगा कि हम किसी की साइड नहीं ले रहे, ना हम पुष्यमित्र की साइड ले रहे हैं, ना हम बुद्धिज्म की साइड ले रहे हैं। हम बस इतना बता रहे हैं जो हमारे पास सोर्सेस हैं, जो हमारे पास डाटा है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, उसी को हम आपके साथ शेयर करें। पुष्यमित्रा जो है वो एक बादशाह थे, उन्होंने जो है वैदिक रिलीजन को रिवाइव करने की कोशिश की। आप अगले पॉइंट में पढ़ेंगे, ही रिवाइव द वैदिक रिलीजन एंड साइडलाइन द बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो वो चूंकि ब्राह्मण थे तो नेचुरल सा था कि वो हर भाषा जो अपने मजहब को ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा, दैट्स नेचुरल थिंग। अगर कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, तो अपने रिलीजन को ज्यादा महत्व देगा। उस वक्त जो सेकुलरिज्म तो था नहीं, आज भी सेकुलरिज्म हमारे पास है, लेकिन उस वक्त तो नहीं था। उस वक्त जो बादशाह का दीन, जो बादशाह का मजहब, जो बादशाह का धर्म होता था, वही लोगों का होता था, ऐसा मानना था। क्योंकि जो पावर में होता है उसी को अगर आप मानेंगे तो फिर आपका फायदा है। तो यही जो है मेजोरिटेरियनिज्म भी होता है। उस वक्त मोनार्की थी, बादशाह थी, ऐसा होता था। लेकिन आज चूंकि हम सेकुलरिज्म में हैं, तो हमारे पास बहुत सी दूसरी चीजें, बहुत से रास्ते हैं अपने मजहब को, अपनी कम्युनिटी को बचाने के और उसको लेकर के चलने के। लेकिन उस जमाने में ऐसा नहीं था, वो बादशाही दौर था। और जो है तलवार के दम पर और ताकत के बलबूते पर लोग जो है एक दूसरे के मजहब पर जो है वो टारगेट भी करते थे। तो पुष्यमित्र ने ये देखा कि जहाँ सारा जो है बुद्धिज्म फैल रहा है, तो उन्होंने ये किया कि उन्होंने जो वैदिक रिलीजन को प्रमोट किया। और बुद्धिज्म, जैनिज्म जो इन इस दौर में शुरू हुए थे हिंदुस्तान ही में, हिंदुस्तानी रिलीजन थे, बुद्धिज्म जैनिज्म हिंदुस्तान में बने, हिंदुस्तान में बढ़े, लेकिन पूरी दुनिया में फैले। अशोका के टाइम पर उन्होंने अपने एम्बेसडर भेजे, अपने सफीरों को भेजा, और पूरी दुनिया में बुद्धिज्म फैला। आप अगर देखेंगे तो चाइना में, श्रीलंका में, अमेरिका में और एशिया, यूरोप में जो है बुद्धिज्म है। जहां जहां आप जाएंगे बुद्धिस्ट हैं, लेकिन हिंदुस्तान में बुद्धिस्ट बहुत कम है। वो एक बहुत ही माइनर और माइनॉरिटी है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जब तक जो है बुद्धिज्म नहीं एक्सेप्ट किया था, तब तक तो बहुत बुरी हालत थी। अब जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बुद्धिज्म को एक्सेप्ट करते हैं, तो थोड़ा सा जो है बुद्धिज्म को सपोर्ट मिलता है, लेकिन उससे पहले वो सपोर्ट नहीं था। तो इसके पीछे हिस्ट्री यही है कि ये जो बंदा था पुष्यमित्र शुंगा, इन्होंने बुद्धिज्म को डिस्करेज किया, जैनिज्म को डिस्करेज किया, और वैदिक रिलीजन को उन्होंने प्रमोट किया, जो उनके हिसाब से ठीक था। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में वैदिक रिलीजन को प्रमोट करने और बुद्धिज्म और जैनिज्म को डिस्करेज करने के प्रोसेस में बहुत से एलिगेशन जो है पुष्यमित्र शुंगा पर लगाए जाते हैं कि उन्होंने बहुत सा कत्लेआम किया और बहुत सी ये वो चीजें की। लेकिन एक चीज मैं अपना कंक्लूजन अगर देना चाहूँ, जो मैंने पढ़ा हुआ है, कि कोई भी बादशाह हो, वो एक मास कन्वर्जन या मास डिस्ट्रक्शन नहीं कर सकता। हिंदुस्तान जैसे माहौल, जहाँ पर हर मजहब के लोग हैं, हर जाति के, हर जबान के, हर कास्ट एंड क्रीड के लोग हैं, यहाँ पर अगर आपको हुकूमत करनी है, अगर इफ यू वांट टू बी इन पावर, अगर आपको तख्त पर बैठे रहना है, तो आप मास कन्वर्जन और मास डिस्ट्रक्शन, यानी एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों को अपनी मजहब में आप जबरदस्ती जबरन नहीं ला सकते, और किसी मजहब के नामो निशान को आप वजूद को मिटा नहीं सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो यू हैव टू फेस अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिलेंस फ्रॉम द कॉमन पीपल। क्योंकि हिंदुस्तान में मजहब जो है ये बहुत ही पर्सनल और बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, और ये हजारों सालों की तारीख में। तो किसी भी बादशाह ने हिंदुस्तान में ऐसी कोशिश नहीं की कि अगर उसको पावर में रहना है तो उसको हर मजहब को देखना पड़ेगा। वो अपने मजहब को प्रेफर कर सकता है, वो अपने मजहब को प्रमोट कर सकता है, लेकिन अगर उसको पावर में रहना है तो सब मजहब का ख्याल करना पड़ेगा। तो यही पुष्यमित्र शुंगा ने भी किया कि उसने जो है वो इस तरह से बुद्धिज्म को प्रमोट नहीं किया जिस तरह से मौर्यास करते थे, अशोका ने किया था। तो उसने जो है वैदिक रिलीजन को जो है प्रमोट किया और बुद्धिज्म और जैनिज्म को डिस्करेज किया। और ये जो डायनास्टी थी, शुंगा डायनास्टी, जो मौर्यास के बाद आती है, ये करीब करीब 100 सालों तक रहती है, फिर उसका खात्मा हो जाता है। और उसका खात्मा भी बड़े ही इंटरेस्टिंग हिसाब से होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा।
इस दौर का जो मेन लिटरेरी सोर्स है, यानी ये सारी चीजें हमको कहाँ से हासिल हो रही है, हमारा जो प्राइमरी सोर्स है वो है पतंजलि। पतंजलि जो है एक राइटर थे, उन्होंने एक किताब लिखी है महाभाष्य। इट इज अ कमेंट्री ऑन पानिनीज अष्टाध्यायी, अर्लीस्ट बुक ऑन संस्कृत ग्रामर, रोट अराउंड 4 to 6 BC। तो 4 से 6 BC, सेंचुरी BC के टाइम पर जो है ये किताब लिखी गई थी पानिनीज की। तो यहाँ से एक चीज और मालूम होती है कि जो संस्कृत लैंग्वेज है, जो जो स्टार्ट हुई, ये बहुत बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है। संस्कृत लैंग्वेज का जो अर्ली ग्रामर बुक हमको मिलती है वो ये है पानिनीज के अष्टाध्यायी, और इसी पर एक कमेंट्री, या हमारी उर्दू में आप बोलें शरह, तो उसको जो है पतंजलि करते हैं और उसको महाभाष्य कहते हैं। तो इस किताब से हमको इस दौर के पुष्यमित्र शुंगा के बारे में जो है बहुत सी चीजें पढ़ने को और समझने को मिलती हैं। और the last point is the last ruler of this dynasty was also killed by his minister Vasudev Khanwa and acquired the throne. History repeats itself. मैं कह रहा था कि जिस तरह से पुष्यमित्र शुंगा ने अपने राजा बृहद्रथा को कत्ल करके अपनी डायनास्टी शुरू की, उसी तरह से 100 साल के बाद, सिर्फ 100 सालों में, तो वो डॉक्टर राहत इंदौरी ने किसी जमाने में कहा था कि साहिबे मसनद हैं, किराएदार हैं, वो एक अच्छा शेर है कि जो जो आज साहिबे मसनद हैं वो कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है। तो जो हुकूमत होती है, जो पावर होती है, ये जो है टेम्पररी चीज होती है। तो जिसको भी हुकूमत मिलती है उसे कतई ये गुमान नहीं होना चाहिए कि हमारी बादशाहत, हमारी हुकूमत जो हजारों साल रहेगी और जो ताक़याम क़यामत रहेगी। तारीख में हमने देखा है कि बहुत से मजबूत, बहुत से होनहार बादशाह, बहुत से जाबिर, बहुत से बहादुर बादशाहों की हुकूमत भी जो 100-150 साल, 200 साल, 500 साल में गिर जाती है। तो हुकूमत जो है हमेशा बाकी रहने वाली चीज नहीं है। किसी को भी जब वो पावर में आता है तो इस तरह से ये नहीं समझना चाहिए कि आई एम द लास्ट, ऐसा नहीं होता है। बल्कि तारीख में देखा है, जैसे पुष्यमित्र शुंगा ने अपने बादशाह को कत्ल कर दिया, अब जब उसने अपने बादशाह को कत्ल किया था और हुकूमत में आया, फिर 100 साल के बाद हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, तारीख अपने आप को दोहराती है। इस बात को हमेशा याद रखें। अगर आपने ये एक बात भी समझ ली आज की क्लास से, तो मैं समझता हूँ हमारा क्लास लेना कामयाब होगी। तो तारीख जो है वो अपने आप को दोहराती रहती है। पुष्यमित्रा ने अपने बादशाह को कत्ल करके हुकूमत हासिल की, फिर उसी के पड़पोते को, उसी के जो है एक कमांडर ने, जिनका नाम जो है वासुदेव कानवा था, उन्होंने उनको कत्ल किया और फिर वो थ्रोन पर वो जो है तख्त नशीन हुए। तो 100 साल में जो है इस बंदे की हुकूमत खत्म हो जाती है। तो हिस्ट्री रिपीटेड सर। कभी भी जब आप पावर, आपको कोई भी ओहदा मिलता है, कोई भी पावर मिलता है, तो हमेशा इस बात को ख्याल रखें कि ये जो हुकूमत है ये एक आर्जी शय है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि हुकूमत का तो क्या रोना कि ये एक आर्जी शय है। तो हुकूमत जो एक टेम्परेरी चीज होती है, वो किसी जमाने तक रहती है फिर खत्म हो जाती है। तो ये सारी चीजें हमको यहाँ दिखती हैं। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि पॉलीगॉमी वाज अ एक्सेप्टेड फैक्टर इन दिस पीरियड। हमने देखा था कि अशोका के जमाने में मौर्यन किंग्स जो है वो एक से ज्यादा शादियां करते थे। तो आज जो लोग ये फेमिनिज्म का झंडा उठाए हुए हैं कि भाई एक ही शादी करनी है, इस्लाम 4 शादियों की इजाजत देता है, ये गलत है और ये जो है औरतों पर जुल्म ज्यादती है, तो ये हिस्ट्री में एक्सेप्टेड फैक्टर है। तो आज से 2000 साल पहले भी जो है पॉलीगैमी या एक से ज्यादा शादियां करना ये रवा था और ये कॉमन चीज थी। और स्पेशली जो रूलिंग क्लास थी, जो हुकूमत में लोग होते थे, वो जो है पॉलिटिकल मैरिजेस, पॉलिटिकल जो है रिलेशन पैदा करने, बनाने के लिए वो शादियां करते थे एक से ज्यादा। तो इस जमाने में भी इस डायनास्टी के बहुत से रूलर्स को मिलता है कि वो एक से ज्यादा शादियां करते थे। अब एक नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे पुष्यमित्रास एटीट्यूड टुवर्ड्स बुद्धिज्म। क्योंकि बात हो रही है कि पुष्यमित्रा ने जो है बुद्धिस्ट के साथ बहुत सी चीजें की, तो उन्होंने क्या किया, वो सारी चीजें आपको इस स्लाइड में देखने को मिलेंगी। When Ashoka accepted Buddhism, whole Mauryan Empire came under influence of Buddhism, which lasted unless Pushyamitra came to the throne. ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब अशोका थे जब अशोका थे तो उन्होंने जो है बुद्धिज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट किया, और लेकिन जब पुष्यमित्र आते हैं तो ये सारा इन्फ्लुएंस जो है बुद्धिज्म का खत्म होता है और वैदिक रिलीजन का बुद्धिज्म जो स्टार्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस कर चुके हैं, लॉट ऑफ ब्राह्मण्स वर अपसेट ऑफ अशोका's love towards Buddhism. So when Pushyamitra came to throne, he started to revive Vedic religion and discourage Buddhism. ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि पुष्यमित्र जब आए तो उन्होंने बुद्धिज्म को डिस्करेज किया और वैदिक रिलीजन को प्रमोट किया। Then he exploited Buddhists and their religious figures and places. ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है
और ये एक एलिगेशन भी हो सकता है, जो लोग जो है मुबालगा आराई करते हैं वो एक एलिगेशन हो सकता है। लेकिन एक हिस्टोरिकल फैक्ट है कि जब पुष्यमित्रा ने बुद्धिज्म को डिस्करेज करने और जो है वैदिक रिलीजन को प्रमोट करने का प्रोसेस स्टार्ट किया, तो इस पूरे प्रोसेस में उन्होंने बहुत से जो बुद्धिस्ट मोनार्क्स हैं, एक चीज याद रखें कि ये चीज अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो भी आप समझ सकते हैं। एक मैं कॉमन सेंस आपकी बात आपसे करूंगा कि अगर मुझे अपनी दुकान चमकानी है, मुझे अपनी दुकान को प्रमोट करना है, तो मार्केटिंग में एक चीज दिखाई जाती है कि आपको सामने वाले की दुकान को या उसके माल को जो है खराब बताना पड़े। अगर आप सिर्फ अपने माल अपनी दुकान की अच्छाइयां बताएंगे तो लोग उतना अट्रैक्ट नहीं होते। अगर आप सामने वाले की दुकान की डिफेक्ट्स बताएंगे, आप उस दुकान से ले रहे हैं, उस दुकान का माल तो खराब है, इस तरह से जब आप करेंगे तो आपको जो है लोगों का अटेंशन मिलेगा, लोग सोचने पर मजबूर होंगे। तो यही एक कॉमन सी चीज है, यही होता है। अगर आपको अपने मजहब को प्रमोट करना है तो आप दूसरे को डिस्करेज करोगे, लेकिन ये एक अनएथिकल प्रैक्टिस है। ये प्रैक्टिस पुष्यमित्रा ने अपनाई, इसीलिए हम आज हिस्टोरियंस और हम बैठ के उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस अशोका ने नहीं अपनाई थी। अशोका ने जब बुद्धिज्म प्रमोट किया तो उसने वैदिक रिलीजन के खिलाफ कुछ नहीं किया। उसका बस ये था कि वो बुद्धिज्म को मानता था और बुद्धिज्म को उसने प्रमोट किया। इसलिए हम अशोका की आज तारीफ कर रहे हैं और पुष्यमित्र शुंगा की हम बुराई बुराई से मुराद उनका क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, एंड दैट्स अ फेयर क्रिटिसिज्म। तो उन्होंने अपने मजहब को बढ़ाने के लिए, अपने मजहब को बचाने के लिए दूसरे मजहब पर जो है हमला किया और उनके मजहबी पेशवाओं पर हम जो है उन्होंने हमले किए और उनके मजहबी मकामात पर हमले किए। जब चीज आती है कि हिंदुस्तान में जो मजहबी मकाम, एक मजहब के मकाम को तोड़ करके दूसरे मजहब के मकाम को बनाया गया, तो जब बहुत मशहूर केस हुआ तो बहुत से बुद्धिस्ट मोनार्क्स, बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने ये दावा भी सुप्रीम कोर्ट में किया था कि जिस जमीन की आप बात कर रहे हैं वहां पर एक बुद्धिस्ट स्तूपा हुआ करता था। हमारे मजहब का एक बहुत ही जो है सेक्रेड प्लेस, एक मजहबी मकाम था, जिसको तोड़ करके फिर ये बनाया गया, फिर उसको तोड़ करके फिर वो बनाया गया। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, आप अकलमंद रहा इशारा काफी है। तो ये जो चीज है हिंदुस्तान की तारीख में, ये बहुत ही कॉमन है कि एक मजहब की चीज को तोड़ करके दूसरा बनाया गया, फिर उस पर जो है दावा ठोका गया। तो बहुत से जो फिगर्स हैं, हिस्टोरिकल फिगर्स, उन्होंने ये बात कही है कि अगर आप हिस्ट्री को करेक्ट करने निकलेंगे तो फिर आपको बहुत दूर तक जाना पड़ेगा। वो कहता है ना कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। तो अगर ये बात कही जा रही है कि फुला मस्जिद के नीचे फुला जो है चीज थी, तो फिर कोई सामने वाला ये भी दावा करेगा कि फुला मंदिर के नीचे फुला चीज थी। तो ये चीज भी निकल के आएगी और इसका कोई एंड नहीं है। देयर इज नो एंड टू दिस डिस्कशन और डिबेट। तो हमेशा से हमको ये करना है, और जो हिंदुस्तान का कानून भी है कि एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर प्लेस ऑफ वर्शिप। जितनी चीजें हैं हिंदुस्तान में 1947 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, उसके तहत 1947 के वक्त जितनी मजहबी मकाम थे उनका वही स्टेटस रखा जाएगा, और उसके बाद जो है उसका स्टेटस नहीं चेंज किया गया एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर प्लेस ऑफ वर्शिप। तो ये जो है हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है, और इसी पर जो आज हमला हो रहा है, तारीख को हमको इसके लिए भी पढ़ना है कि अगर ये कानून निकाल दिया जाएगा तो फिर हर मजहबी मकाम पर एक दूसरा जो है दावा ठोक दिया जाएगा और फिर इसका कोई एंड नहीं है। देयर इज नो एंड टू दिस डिस्कशन। तो यही कहना है कि बहुत से जो है जो बुद्धिस्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप थे उसको पुष्यमित्र शुंगा ने जो है तोड़ दिया। वो ये काम उन्होंने किया और बहुत से जो बुद्धिस्ट को उन्होंने एक्सप्लॉइट किया। The last point for this person is he also initiated to make rules of the society as per Vedic religion। क्योंकि ये चीज होती है कि आप किसी मजहब को या किसी सिस्टम को अगर आप इन्फ्लुएंस और बहुत देर पा रखना चाहते हैं तो फिर आपको उसके उसूल भी देने पड़ेंगे। अगर इस्लाम सिर्फ ये कहता कि अल्लाह एक है, अल्लाह के रसूल को मानो, लेकिन जो इस्लाम दीन फितरत है, जो सारे कानून इस्लाम ने दिए, तो वो इस्लाम आज तक नहीं रहता। तो उसने बिला तमसील पुष्यमित्र शुंगा ने भी यही किया कि उसने जो है अपनी सोसाइटी को, अपने माशरे को गवर्न करने के लिए बुद्धिज्म को डिस्करेज करते हुए जो वैदिक रिलीजन था उसको उन्हें बढ़ावा दिया, और इस तरह बढ़ावा दिया कि उन्होंने रूल्स ऑफ सोसाइटी स्टार्ट किए कि सोसाइटी में आपको कैसे रहना है, सोसाइटी में किसका क्या मकाम है। इन तमाम चीजों को कंपाइल करने के लिए इट इज हिज टाइम व्हेन द फेमस बुक मनुस्मृति वाज रिटन, एंड मनु, the person who has written Manusmriti, mentioned in his book because that he participated in his Ashwamedha। तो ये जो किताब है मनुस्मृति, ये बहुत मतलब कुछ लोगों के लिए बहुत बहुत ही मुकद्दस किताब है, कुछ लोगों के लिए बहुत कंट्रोवर्शियल किताब है, और कुछ लोगों ने इस पर इसको जो है बहुत सी चीजें बात की है। मैं उस डिबेट में नहीं पढ़ता कि मनुस्मृति
की जो रूल्स है रेगुलेशंस है वो सही है या गलत है। मैं एज ए हिस्ट्री स्टूडेंट आपको बता रहा हूँ कि मनुस्मृति वाज रिटन इन दिस पीरियड। कौन सा पीरियड है ये? 100 BC और AD के बीच में, यानी आज से करीब 2000 साल 2100 साल पुराना वो टाइम है जब ये किताब मनुस्मृति लिखी जाती है। और ये जो है पुष्यमित्र शुंगा के जमाने में लिखी जाती है। और इसके जो राइटर है मनु, ये मनु एक फर्द भी हो सकते हैं। हमने वैदिक पीरियड में इसको पढ़ा था कि मनु जो है एक ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है, ये एक बंदा भी हो सकता है। तो मनु ने जो मनुस्मृति लिखी थी वो जो है इसी जमाने में कंपाइल होती है। और उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लोगों को दिए जाते हैं कि आपको अपनी जिंदगी ऐसे गुजारनी है, और इस पूरे माशरे में कौन क्या काम करेगा, औरतों का क्या स्टेटस रहेगा, कौन जो है किस तरह से अपनी जिंदगी गुजारेगा, सारी चीजें जो है मनुस्मृति में लिखी जाती है। और यही वो किताब थी जो आगे चल करके वैदिक रिलीजन में एक बड़ा मकाम हासिल करती है। और जो है वो सारी चीजें इसमें बताई जाती हैं। तो बहुत से लोग इसको नहीं मानते, बहुत से लोगों ने इसके ऊपर क्रिटिसिज्म किया हुआ है, वो एक अलग डिबेट है। हम एज ए हिस्ट्री स्टूडेंट उसमें नहीं जा रहे हैं। हम जो मैथोलॉजी नहीं पढ़ा रहे हैं, हम सिर्फ हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। तो हम आपको फैक्ट दे रहे हैं कि मनुस्मृति इस दौर में लिखी गई और पुष्यमित्र शुंगा ने लिखी। और क्यों लिखवाई? क्योंकि उसको वैदिक रिलीजन को प्रमोट करना था और लोगों को जो है बुद्धिज्म के इन्फ्लुएंस से बाहर निकालना था। तो ये सारी चीजें पुष्यमित्र शुंगा की हो गई। इस वजह से ये एक इम्पैक्ट पड़ा कि पुष्यमित्र शुंगा ने अपने टाइम पे जो बुद्धिज्म को डिस्करेज किया वो इतना जबरदस्त था कि फिर हिंदुस्तान में बुद्धिज्म वैसा रिवाइव नहीं हो सका। होता है कि किसी जमाने में कोई आइडियोलॉजी, कोई मजहब जो है वो कमजोर पड़ता है, फिर उभर के आता है। जैसे कि अशोका के पीरियड में वैदिक रिलीजन कमजोर पड़ गया क्योंकि रूलिंग क्लास बुद्धिज्म को मानती थी। फिर पुष्यमित्रा के जमाने में जो है वो बुद्धिज्म रिवाइव होता है, वैदिक रिलीजन रिवाइव होता है, वो फिर से जो है उभर के आता है। लेकिन जो बुद्धिज्म है उसको इतना खतरनाक दबाया गया पुष्यमित्रा के और शुंगास के टाइम पर, इतना खतरनाक दबाया गया कि उसके बाद हिंदुस्तान में बुद्धिज्म उतना फैला नहीं। हालांकि हिंदुस्तान की जो पैदावार है वही है बुद्धिज्म। बुद्धिज्म हिंदुस्तान में फला फूला और हिंदुस्तान ही से पूरी दुनिया में फैला बुद्धिज्म। आज आप देखें चाइना में, तिब्बत पूरा कंट्री आप देख लें वो सारा बुद्धिस्ट है। श्रीलंका में देख लें बहुत से बुद्धिस्ट मिलेंगे, लेकिन हिंदुस्तान में नहीं है। तो ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है और लोगों ने इसको टर्निंग पॉइंट फॉर बुद्धिज्म इन इंडिया भी लिखा हुआ है कि बुद्धिज्म हिंदुस्तान में जो है इसके लिए एक टर्निंग पॉइंट था। तो हिंदुस्तान में जब बुद्धिज्म को इतना कुचला गया, इतना दबाया गया, फिर वो मजहब जो है एज ए सिस्टम वो उभर नहीं सका। अब सिर्फ कहानियों में और किताबों में और तारीख में पढ़ाया जाता है कि अशोका के टाइम पर बुद्धिज्म बहुत ज्यादा जो है फ्लरिश किया था, बहुत ज्यादा दुनिया तक फैला था और हिंदुस्तान ने इतना बड़ा मजहब दिया। लेकिन इसी हिंदुस्तान में इसी मजहब को इतना दबाया गया, इतना कुचला गया कि फिर वो उभर नहीं सका। बहुत सी चीजें आप इससे रिलेट कर सकते हैं। अगर आप जियो पॉलिटिक्स समझते हैं और चीजों को जानते हैं तो आप बहुत सी चीजें से रिलेट करें कि आज के जमाने में जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, आज के जमाने में जो है जो खींचातानी है हमारे समाज में, तो इसका एक हिस्टोरिकल फैक्ट ये भी है कि किसी जमाने में जो है इसको बहुत ज्यादा दबाया भी गया। तो ये था पुष्यमित्र शुंगा और शुंगा डायनेस्टी के बारे में, जो अशोका और मौर्य डायनेस्टी के बाद हुई। ये डायनेस्टी खत्म हो गई और इसके बाद एक और डायनेस्टी आती है कुशानास, उसके बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हम यहाँ एक और चीज पढ़ेंगे कि ये जो दौर था आज से 2100 साल पुराना, हमारे यहाँ एक थ्योरी चलती है कि मुसलमान जब हिंदुस्तान आए तभी जो है बाहर के लोग हिंदुस्तान आए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा टाइम बिल्कुल खत्म पे है और मुझे एक बहुत ही बड़ा वास्ट टॉपिक और कवर करना है, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में चला गया। तो फॉरेन इन्फ्लुएंस इन इंडिया इन 100 BC टू 100 CE, यानी आज से करीब 2200 साल से 2100 साल पहले जो फॉरेन इन्फ्लुएंस था। अब ये जो दौर है इसमें अभी इस्लाम और मुसलमान यहाँ नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हो रही है 5वीं और 6वीं सदी ईस्वी में, तो अभी इस्लाम का यहाँ पर नाम नहीं। अभी जितने लोग हैं वो सारे क्रिश्चियंस हैं या प्री क्रिश्चियंस हैं। तो ये जो फॉरेन इन्फ्लुएंस हिंदुस्तान पर हमेशा हिंदुस्तान पर हमला हुआ है बाहर से, ये तारीखी हकीकत है, इट्स हिस्टोरिकल फैक्ट। आपको इस पर मजीद पढ़ना पड़ेगा। हमेशा जो है बाहर के लोग, ईरान के, अफगानिस्तान के, सेंट्रल एशिया के और यूरोप के लोग हमेशा से हिंदुस्तान पर हमला करते आए। इस दौर में जिन लोगों ने हिंदुस्तान पर हमला किया उसका हम जिक्र कर रहे हैं। बिटवीन 100 BC एंड 100 AD, सॉरी सी आई शुड रिटर्न दैट, क्योंकि कॉमन एरा हम बोलते हैं, एडी हम नहीं मानते। आफ्टर डेथ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की डेथ को हम नहीं मानते, उनको आसमान पर उठा लिया गया, तो एडी हम इस्तेमाल नहीं करते, वो गलती से हो गया। A number of foreigners, namely Greeks,
द पार्थियंस, द शाखास एंड द कुशानास केम टू इंडिया। तो ये 4 तरीके के लोग इस दौर में जो हिंदुस्तान आते हैं, ग्रीक जो यूनान के लोग थे, पार्थियास और शाखास और कुशानास। तो कुशाना आगे चल के हिंदुस्तान में जो है उन्होंने हुकूमत भी की है। तो द इंडो ग्रीक्स एज द डिसेंडेंट्स ऑफ द ग्रीक रूलर्स ऑफ ईरान एंड अफगानिस्तान आर कॉल्ड रूल्ड ओवर गंधारा। देयर कल्चर वाज अ मिक्सचर ऑफ इंडियन एंड ग्रीक। तो ये जो लोग थे जिनको इंडो ग्रीक कहते हैं, ये जो गांधार का, जो कश्मीर का इलाका, अफगानिस्तान का काबुल वगैरह का, पेशावर का इलाका है, वहां पर ये लोग हुकूमत करते थे। और जब सिकंदर चले गए हिंदुस्तान से, तो उनके जो डिसेंडेंट्स थे वो उन लोग जो है वो उस नॉर्दर्न इंडिया के पार्ट पर जो हुकूमत करते थे। मैं इंशाल्लाह मैप में आपको बताऊंगा। ये एक चीज थी। दूसरी चीज द कुशानास, तो एक तो इंडो ग्रीक्स आए थे, फिर जो कुशानास थे ये भी बाहर के लोग थे, कमिंग फ्रॉम चाइनीज तुर्किस्तान। तो आज का जो चाइनीज तुर्किस्तान है, आप समझ सकते हैं, वहां पे बहुत से मसाइल चढ़े हुए हैं। वहां की जो मुस्लिम मिनॉरिटी है उस पर बहुत से अत्याचार होते हैं चाइना के जरिए से। तो इस पर भी मुसलमानों को तवज्जो देनी है कि मुसलमान सिर्फ फलस्तीन में मारे नहीं जा रहे हैं, मुसलमान एगूर में भी मारे जा रहे हैं, मुसलमान बर्मा में मारे जा रहे हैं। तो जब आप जियो पॉलिटिक्स की और ब्रॉडर लेवल की बात करें तो फिर आपको चाइनीज पाकिस्तान की भी बात करनी पड़ेगी। तो वहां से जो है कुशानाज आए थे, डिस्प्लेस द इंडो ग्रीक्स एंड एस्टैब्लिश्ड अ पावरफुल एम्पायर इन नॉर्थर्न इंडिया। तो जो इंडो ग्रीक थे उनको उन्होंने हटा दिया, उनको हरा दिया, और फिर जो है वो कुशानाज नॉर्दर्न इंडिया पर हुकूमत करने लगे। देयर मोस्ट फेमस किंग कनिष्का इज नोन फॉर हिज पैट्रोनेज ऑफ बुद्धिज्म। यहाँ पर हिस्ट्री अगेन रिपीट इटसेल्फ। जहां पर पुष्यमित्र शुंगा ने वैदिक रिलीजन को प्रमोट किया, वहां पर जो है ये कुशानास बाहर से आते हैं, चाइनीज तुर्किस्तान से आते हैं। और इसका जो फेमस किंगडम किंग था कनिष्का, ये जो बुद्धिज्म को इसने बहुत माना, ही वाज लाइक पेट्रन, वो बहुत बुद्धिज्म को बहुत मानता था। क्योंकि चाइना में बुद्धिज्म फैल चुका था, तिब्बत के जरिए से बहुत से बुद्धिस्ट मोनार्क जो चाइना में बुद्धिज्म फैलाने चले गए। तो इससे जो है तबलीग का भी आपको पता चलेगा। मैं इस्लामी तबलीग नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उस जमाने में जो बुद्धिस्ट मुबल्लिगीन आप कह सकते हैं, जिसको बुद्धिस्ट मोनार्क या बुद्धिस्ट भिक्षुस कहते हैं, वो लोग जब चाइना जाते हैं तो पूरे चाइना पर उन्होंने अपना असर छोड़ा। आज तक भी बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस जो है कम्युनिज्म के बाद भी तिब्बत और चाइना में दिखता है। तो इसका असर होता है। तो उन्होंने वहां बुद्धिज्म फैलाया। फिर कनिष्का जो हुकूमत में आते हैं, वो खुद जो है बुद्धिज्म को बहुत मोहब्बत करते हैं और बुद्धिज्म को ये स्टार्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं। देन इंडियन कल्चर वाज एनरिच्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स विद फॉरेनर्स। एक चीज है कि हिंदुस्तान में ये चीज देखी जा रही है कि जितने लोग बाहर से आए थे उनको एनिमी बताया जा रहा है, कि जितने लोग बाहरी हैं, इन्वेडर्स हैं। और ये इन्वेडर थेरी और इन्वेजन थेरी हम अपनी उस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम आर्यन इन्वेजन थेरी या माइग्रेशन थेरी बता चुके हैं कि आज जो लोग हम पर एतराज कर रहे हैं, उनका जब आप 4000 5000 साल पुराना तारीख देखेंगे तो वो भी शायद बाहर के होंगे। तो ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं, उसका मौका नहीं है। लेकिन चूंकि इंडियन कल्चर हमेशा से वेलकमिंग रहा है, हमेशा से हिंदुस्तान ने जो है बाहर के लोगों को एक्सेप्ट किया हुआ है। तो आज जो ये कहा जा रहा है कि आप बाहरी हो, आप फला मुल्क चले जाओ, आपको फला मुल्क दे दिया गया है, तो ये वो लोग बोल रहे हैं जिनको बेसिक्स ऑफ इंडियन एथोस एंड कल्चर नहीं मालूम है। हिंदुस्तान में हमेशा से जो है वो क्या कहते हैं वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जिसको हिंदुस्तान का बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं, वो हमेशा से रही है। तो यहाँ पर भी जब ग्रीक लोग आ रहे हैं, कुशानास आ रहे हैं, पार्थियान्स आ रहे हैं, शाकास आ रहे हैं, तो इनको वेलकम किया जा रहा है और ये हिंदुस्तान के कल्चर में मिक्स हो रहे हैं। फिर इससे जो एक नया कल्चर उभर के आता है। आप चूंकि मेरे पास टाइम नहीं है, आप जो है प्रोफेसर रोमिला थापर की एंशिएंट इंडिया पढ़ लें या आर एस शर्मा की एंशिएंट इंडिया पढ़ लें, उसमें डिटेल में बताया गया कि जब फॉरेनर्स हिंदुस्तान आते हैं और यहाँ के जो है मजदूर वहाँ उन लोगों से मिलते हैं, तो किस तरह से जो है कल्चर डेवलप होता है, किस तरह से लैंग्वेज डेवलप की, संस्कृत का डेवलपमेंट किस तरह से होता है ग्रीक लैंग्वेज की वजह से। ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ाने का भी वक्त नहीं है, लेकिन आपको जो है अपने से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एक और टॉपिक कवर करना है, आई डोंट हैव टाइम। तो इंडियन कल्चर वो फ्लरिश होता है। इंडिया केम इनटू क्लोजर कांटेक्ट विद ईरान एंड वेस्टर्न एशिया एंड ट्रेड वाज इंक्रीज। तो इससे क्या फायदा होता है कि आप जब बाहर के मुल्कों के लोगों से मिलते हैं तो आपका जो तिजारत है वो भी बढ़ती है। आज जब हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर दुनिया भर घूमते हैं तो वो अपने पर्सनल शौक के लिए शायद नहीं घूमते हैं। वो जब जिस मुल्क में जाते हैं तो वहां जो है ट्रेड अग्रीमेंट्स होते हैं, और ये जो ट्रेड अग्रीमेंट्स होते हैं इससे हिंदुस्तान की इकोनॉमी बढ़ती है। तो यही काम होता है कि जब आप फॉरेनर से मिलेंगे, बाहर के लोगों से बातचीत करेंगे, आप बाहर के लोगों की चीजें को समझेंगे, वो आपके पास आएंगे, समझेंगे, तो इससे इकोनॉमी भी बढ़ती है, ट्रेड भी बढ़ता है। तो हमेशा से हर बाहर से आने वाला जो है गलत नहीं होता, और हर बाहर से आने वाले को शक की निगाह से हिंदुस्तान का कल्चर नहीं देखता। जो लोग देखते हैं उनको रिविजिट करना चाहिए, हिस्ट्री को फिर से पढ़ना चाहिए कि हिंदुस्तान का जो एसेंस है वो वेलकमिंग है, वो जो है डिक्लाइनिंग या रिजेक्टिंग नहीं है।
ये सारी चीजें हो गई। क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, 12 मिनट बचे हैं, और जो मेन टॉपिक है द गोल्डन एज ऑफ इंडियन एंशिएंट इंडिया, उसको मुझे कवर करना है, तो मैं बहुत स्पीड से गुप्तास को कवर करूंगा। हमने पढ़ा मौर्यास को, फिर हमने पढ़ा शुंगास को, फिर हमने पढ़ा कुशानास को। अब आते हैं हम गुप्तास की तरफ। ये वो दौर है, और जैसे कि यहाँ पे लिखा गया, इन 4th century CE common era there arose in Magadha a new Indian dynasty which established a large kingdom over the greater part of northern India। तो जो नॉर्थ इंडिया, शुमाल मशरक का इलाका है, मैं आपको मैप दिखा सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे फास्ट जाना है। तो ये मैप आप देखेंगे गुप्ताज का, ये सारा जो आप देख रहे हैं ताशकंद से लेकर के सौराष्ट्र से, ये सारा इलाका जो है वो गुप्ताज की हुकूमत रहती है। ये लास्ट किंगडम थे मौर्याज, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान पे हुकूमत की। फिर मौर्याज का खात्मा होता है, हिंदुस्तान फिर से जो बढ़ता है बहुत से इलाकों में, बहुत सी रियासतों में, फिर गुप्ताज वापस से आते हैं और एक बड़े हिस्से को हिंदुस्तान के वो जो है इसमें जो है वो जम कर लेते हैं, और इसमें जो है वो बड़ी हुकूमत जो है कायम करते हैं। तो कैसे होता है वो सारी चीजें 2-3 स्लाइड में कवर करेंगे। This dynasty was founded by Sri Gupta 240 to 280 Christian Common Era, and then was succeeded by his son Ghatochka 280 to 319 Common Era। तो ये जो किंगडम है गुप्तास का किंगडम, ये बहुत ज्यादा अहम है। इसको जो है लोगों ने गोल्डन एज भी कहा है, और इसकी जो स्टार्ट है वो 240 में होती है, लेकिन जो ऑफिशियल हिस्टोरियन मानते हैं, क्योंकि जो श्री गुप्ता और घटोत्कच थे इनको बहुत इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। ये उन्होंने अपने अपने तौर पे हुकूमत की, लेकिन उन्होंने कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं छोड़ा इंडियन हिस्ट्री पर, तो इसको हम साइडलाइन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गुप्ता डायनास्टीज रूल लास्टेड फॉर 200 ईयर्स। तो ये जो डायनास्टी थी गुप्ता, ये 200 साल रहती है। मौर्यास थे, फिर कुशाना शुंगास थे, फिर कुशानास हुए, अब जो है वो गुप्ताज आ रहे हैं, और गुप्ताज 200 साल हुकूमत करते हैं। फिर 200 साल के बाद दूसरी हुकूमत आ जाती है। तो जो कुछ सालों से हुकूमत में, वो इस वहमो गुमान में न रहें कि आप हमेशा इस हुकूमत में रहेंगे। बहुत सी बड़ी बड़ी सल्तनतें 100-100 साल, 200-200 साल हुकूमत करके खत्म हो चुकी हैं, तो किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। This period saw some of the great achievements of Indian culture and is therefore sometime referred to as the golden age। तो इस जो दौर है 200 साल का, इसमें बहुत से अचीवमेंट्स होती हैं, बहुत से लिटरेरी, बहुत से आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, बहुत से मिलिट्री अचीवमेंट, मिलिट्री कैंपेन करते हैं चंद्रगुप्ता फर्स्ट, सॉरी। तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह आएंगी। तो इस दौर में not only were the Guptas powerful monarchs ruling over a large part of subcontinent, they were also patrons of learning and encouraged poets, writers, scientists and artists, all of whom contributed to Indian culture। तो ये जो दौर था 200 साल गुप्तास का, ये साइंस में, लिटरेचर में, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में ये बहुत ज्यादा अहम रोल रखता है। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा कि जो गुप्तास का पीरियड है वो पॉलिटिकल हिस्ट्री में अहम है, कि इन्होंने बहुत से जगहों पर हमला किए, बहुत सी जो है हुकूमतों को इन्होंने हमला किया और वहां पर कब्जा किया, फिर अपनी हुकूमत कायम की, 200 साल हुकूमत की। लेकिन हमेशा से अगर आपको बाकी रहना है, अगर वो कहते हैं ना, जो कौम अपनी तारीख भुला देती है वो तारीख से भुला दी जाती है। तो आज हम गुप्तास को इसलिए मानते हैं, इसलिए हम उनकी बात कर रहे हैं, क्योंकि उनके बारे में हमको पता है। उनके दौर में जो है बहुत सी चीजें लिखी गई, बहुत सा जो है किताबें लिखी गई, तो आज हमको पता है। हो सकता है कि भाई कुशानास के टाइम पर, शुंगास के टाइम पर बहुत काम हुआ होगा, लेकिन हमको पता ही नहीं है, उसका कोई सोर्स ही नहीं है। लेकिन गुप्तास के टाइम पर राइटर्स को प्रमोट किया गया, कलमकारों को प्रमोट किया गया, और आर्टिस्ट को प्रमोट किया गया, और जो है उन्होंने जंगें भी की, बहुत जंगें की। चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़े, समुद्रगुप्ता को पढ़े, इन्होंने बहुत जंगें की, बहुत जंगो जिदाल किया, कत्ल खराबा किया। लेकिन जो उन्होंने आर्ट एंड आर्किटेक्चर को, उनके जमाने के जो पंडित लोग थे या जो पढ़े लिखे लोग थे, उनको प्रमोट किया, तो आज उनका नाम बाकी है। हाँ, आज गुप्ता को गोल्डन एज कहते हैं। क्यों? हमको पता है कि उनके जमाने में बहुत सी चीजें हुई। तो इससे हमको ये सबक मिलता है कि हमको आज अपनी तारीख रकम करनी है। अगर मैंने पिछली क्लास में कहा था कि अगर आज फलस्तीन में कोई जो है सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर डाल रहा है फलस्तीन गाजा वाला, तो वो अपनी तारीख रकम कर, डाउन द लाइन 1000 साल बाद वो बाकी रहेगा, अल्लाह करे वो बाकी रहे। तो आने वाले 1000 सालों में, 100 सालों में लोग पढ़ेंगे, लोग देखेंगे कि इस तरह से जो है जुल्म जब्र नाफिज किया गया था। अगर हम पुष्य मित्र संघा की बात कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपने को पता है। अगर लोगों को पता नहीं रहेगा, अगर आपने अपनी तारीख नहीं रकम की, तो आप भुला दिए जाओगे। तो यही हमारी क्लास का जो मेन मकसद है। तो चंद्रगुप्ता द फर्स्ट,
319 to 335 Christian era. The first important king of the Gupta dynasty was Chandragupta first. He married a Lichavi princess Kumar Devi. Probably she was an influential woman because we saw her name with her husband on coins. तो ये जो चंद्रगुप्ता मौर्य थे, sorry, there are two figures, Chandragupta Maurya of Mauryan dynasty and Chandragupta the first. ये confusion है, तो वो मौर्य वाले थे, ये गुप्ता वाले. तो ये जो चंद्रगुप्ता थे फर्स्ट, इन्होंने जो है एक लिच्छवी किंग प्रिंसेस से शादी की. ये चीज भी आप याद रखें कि पहले जमाने में शादियां जो है वो पॉलिटिकल एफिलिएशन की वजह से होती थी. तो जो लिच्छवी ट्राइब था ये बहुत इन्फ्लुएंशियल था, बहुत जो है रोब और दबदबे वाला था. तो उनकी हुकूमत से और उनके खानदान से उन्होंने एक शादी की. इसकी वजह से चंद्रगुप्ता बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं. He came to the throne in about 320 Christian era. He ruled over Shaketa, the region of Ayodhya, Prayaga, Allahabad and Magheta. तो ये जो चीजें हैं ये तीनों जगहों पर ये हुकूमत करते हैं. और मगधा जो है, पाटलिपुत्र जो आज का पटना है, वो जो है उनका कैपिटल सिटी था. Once again, Magadha became a powerful kingdom in northern India and was made even more powerful by Samudragupta, the son of Chandragupta first. तो चंद्रगुप्ता जो है वो इन तीन इलाकों पर हुकूमत करते हैं. लिच्छवी प्रिंसेस से, राजकुमारी से शादी करते हैं. वो पावरफुल होते हैं और उन्होंने बहुत सी जंगें की हैं. और जो है उन्होंने फिर से जो है मगधा को, जो पाटलिपुत्र का किंगडम था पटना वाला, वो जो है उसको रिवाइव करते हैं और उसको जो है बहुत ज्यादा ताकतवर बनाते हैं. क्योंकि मौर्यास के टाइम पर मगधा इंपॉर्टेंट था और हमेशा से मगधा का किंगडम जो है वो हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में. तो पटना जो आज का पटना है वो उसकी बहुत बहुत ही वास्ट और बहुत ही रिच तारीख है. इसको हमको पढ़ना चाहिए. आज जो बिहार का पटना जो कैपिटल है वो बहुत पिछड़ा हुआ है, लेकिन आप एंशिएंट इंडिया में चले जाएं, इट वाज लाइक अ वेल्दीएस्ट स्टेट, अ वेल्दीएस्ट सिटी. तो ये होता है तारीख में कि जब आप अपनी कदर नहीं करते तो फिर आप भुला दिए जाते. देन चंद्रगुप्ता के बेटे थे समुद्रगुप्ता. इनका टाइम है 335 to 375 कॉमन एरा. We know a great deal about Samudragupta because of an inscription engraved on a pillar at Allahabad, which describes his achievements. The inscription was composed by a poet at the court of Samudragupta. तो तारीख में समुद्रगुप्ता का बहुत ज्यादा रोल है और बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स के बारे में हमको पता चलता है. इसका मेन सोर्स जो है वो इंस्क्रिप्शन है, कतबा है जो इलाहाबाद में. इलाहाबाद को आज नाम बदल दिया गया है, उसकी अपनी तारीख है, हमको पढ़ना चाहिए. इस चैप्टर को जब मैं पढ़ रहा था तो बहुत सी चीजें मैंने डिस्कवर की हैं और मैंने समझने की कोशिश की है जो इलाहाबाद का नाम बदला गया है. तो एक अच्छा टॉपिक है डिस्कस करने के लिए, लेकिन जब मौका मिलेगा तो हम कर सकते हैं. तो इलाहाबाद में एक इंस्क्रिप्शन मिला है जिसमें समुद्रगुप्त के बारे में बहुत सी चीजें हमको मालूम होती है. समुद्रगुप्ता वॉज चूजन बाय हिज फादर टू सक्सीड हिम. तो जो चंद्रगुप्ता थे उनके वालिद, उन्होंने समुद्रगुप्ता को सिलेक्ट किया कि आप हमारे बाद जो बादशाह बने. When he became the king, he proceeded on a large campaign which took him to various parts of India and brought him many victories. अब जो है जो समुद्रगुप्ता इंपॉर्टेंट इसलिए हैं कि इन्होंने जो है बहुत से मिलिट्री कैंपेन किए, बहुत सी जो है जंगी क्या बोलते हैं जंगी महाज पर वो गए थे और बहुत सी जंगें इन्होंने की. इस वजह से जंगें की उन्होंने और हुकूमत जो इलाके फतह किए और अपनी हुकूमत में गुप्ता डायनास्टी में उन्होंने जम कर लिए. अब उन्होंने कहाँ कहाँ हुकूमत जंग की? He defeated 4 kings of northern India and added the region of the present Delhi and western UP to his kingdom. तो आज का जो दिल्ली है इसको उन्होंने अपनी हुकूमत में हासिल किया और जो यूपी वेस्टर्न यूपी का इलाका है उसको अपनी हुकूमत में जो है हासिल वो जो ज्वाइन कर लिया. Then he fought against a number of kings in the Deccan and South India, such as those in Orissa, Andhra Pradesh and Madras. तो ये वो वक्त था जब अशोका के बाद साउथ इंडिया में एक बड़ी मजबूत हुकूमतें थी. उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. जो साउथ इंडिया की जो हुकूमतें थी उसको एक क्लास में हम लोग कवर कर लेंगे. तो साउथ इंडिया में अशोका के बाद बहुत सी मजबूत और ताकतवर हुकूमतें थी, लेकिन गुप्ताज के टाइम पर समुद्रगुप्ता ने जो है साउथ इंडिया पर भी हमला किया और साउथ इंडिया पर भी उसने हुकूमत की. तो ये चीज याद रखें जो जो लोग नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया करते हैं, और जो है ये जो डिफरेंस है वो हमेशा से रहेगा, हमेशा से था. चूंकि वी आर एट 9:57 और 10 बजे क्लास खत्म करनी है तो मैंने इसी पर इत्तेफाक किया हुआ है. बहुत सी चीजें और आ सकती थी गुप्तास के पीरियड में. बुलेट पॉइंट के तौर पे मैं बता सकता हूँ जो आर्यभट्टा थे, द डिस्कवरी ऑफ जीरो इन इंडिया, तो ये इसी टाइम पर भी गुप्ता के पीरियड में जो है बहुत सा
इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होता है, बहुत सा लिटरेरी डेवलपमेंट भी होता है, किताबें भी लिखी जाती हैं और इन्वेंशंस भी होते हैं। और ये सारी चीज़ें जो है आपको डिटेल में पढ़नी पड़ेंगी। 1 घंटा में जो है 100 साल, 200 साल, 300 साल की तारीख नहीं बताई जा सकती, लेकिन हमारे अपने लिमिटेशंस हैं। हम 1 घंटा से ज़्यादा लेंगे तो लोग बोर भी हो जाएंगे। तो हमारा ये मानना है कि आपको जो है 1 घंटा से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, तो हम नहीं लेते हैं। मैं इसी पर इस क्लास को ख़त्म करूँगा और कंक्लूजन रिमार्क में ये देना चाहूँगा कि वही जो डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था कि जो आज साहिब मसरत हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं ज़ाती मकान थोड़ी है। तो हमेशा से याद रखें, जुल्म का बहुत कम जिंदगी होती है। तो जिसने भी तारीख में जुल्म किया है वो मिटा दिया गया है और तारीख उसको याद रखेगी। तो किसी ने क्या खूब कहा था ना कि सब याद रखा जाए। तो जिस जमाने में भी लोग जुल्म करते हैं तो उस उनका जो है वो चीजें याद रखी जाती है। तो हमेशा से किसी भी बादशाह को, किसी भी हुक्मरान को ये चाहिए कि वो जुल्म ना करे, क्योंकि जुल्म जो है हमेशा से याद रखा जाता है और जुल्म की जो है उम्र ज्यादा नहीं होती है। तो हमारी ये गुजारिश है, अगर हम हमारी ये आवाज अहले इक़्तिदार तक पहुंचे कि जुल्म जो है वो ज्यादा नहीं रह पाता है, जुल्म की ज्यादा उम्र नहीं होती है। यही हमने तारीख से सीखा हुआ है और यही हम लोगों को बताना चाहते हैं। हिंदुस्तान में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक मास कन्वर्जन हो या मास डिस्ट्रक्शन हो, एक पूरे मजहब के लोगों को जो है एक दूसरे मजहब में कन्वर्ट कर लिया जाए, या एक पूरे मजहब के मजहबी मकामात को जो तोड़ करके दूसरे मजहबी मकामात बना लिए जाए। इक्का दुक्का इंसिडेंट हो सकते हैं, उस पर डिबेट डिस्कशन हो सकता है, लेकिन एक मास कन्वर्जन और मास डिस्ट्रक्शन नहीं होता है। जो पुष्यमित्र शुंगा पर एलिगेशन लगाया जाता है डिस्ट्रॉयर ऑफ बुद्धिज्म, तो ये भी गलत है। हम इसको भी प्रमोट नहीं करते हैं, क्योंकि अगर वो चाहता, वो बादशाह वक्त था, वो चाहता तो एक जो है फरमान जारी कर सकता था कि भाई आज से बुद्धिज्म प्रैक्टिस नहीं होगा, बुद्धिज्म खत्म हो सकता था। लेकिन एक चीज होती है कि आप लोगों के दिलों पर हुकूमत नहीं कर सकते, आप लोगों की जमीनों पर, लोगों के जिस्मों पर हुकूमत कर सकते, लेकिन लोगों के दिलों पर और लोगों के ख्यालात पर हुकूमत करना नामुमकिन है। तो कोई भी बादशाह हो, किसी भी जमाने का हो, कोई भी साहिब इक़्तिदार हो, लोगों के जो जमीनों पर हुकूमत कर सकता है, लेकिन लोगों के जिस्मों पर हुकूमत कर सकता है, लेकिन लोगों के दिलों पर, लोगों के थॉट्स पर, लोगों के ख्यालात पर हुकूमत नहीं कर सकता है। तो अगर किसी आइडियोलॉजी में, किसी मजहब में मैं उस मजहब को एज ए मजहब सही नहीं कहता, क्योंकि एज ए मुस्लिम मैं वो बात नहीं कर सकता, लेकिन एज ए थॉट प्रोसेस, एज ए आइडियोलॉजी, अगर उस चीज में अगर जो है वो कुछ इन्फ्लुएंस है, अगर कुछ बात है उसमें, तो वो बाकी रह जाता है। हमने देखा है कि तारीख में बहुत से मजाहिब आए, बहुत से आइडियोलॉजीज आए, वो फिर उभर नहीं सकी। तो बुद्धिज्म अगर हिंदुस्तान में नहीं उभरा है तो हो सकता है कि उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिशें नहीं की, क्योंकि इस्लाम के बारे में आप जानते हैं, इस्लाम जब बगदाद में जवाल होता है तातारियों के जरिए, तो फिर वो स्पेन में बढ़ता है। जब स्पेन से निकाला जाता है तो हिंदुस्तान में बढ़ता है, और अगर हिंदुस्तान में कुछ होता है तो आज यूरोप और अमेरिका में बढ़ रहा है। तो इस्लाम के ताल्लुक से हमेशा से माना जाता है कि इस्लाम, अल्लाह ने जो है इस पर लचक दी है। तो हमारा ये तारीख से सीखना ये है कि आपको किसी भी जमाने में मायूस नहीं होना है। अगर आज हम अगर फलस्तीन में मारे जा रहे हैं, कहीं और काटे जा रहे हैं, कहीं और सताए जा रहे हैं, तो किसी और वो बहुत सी चीजें हो सकती। उलमा कहते हैं कि जो आप ये अपने हाथ की कमाई है, हमने अल्लाह की नाफरमानी की तो ये मुसीबत हम पर नाजिल हुई। तो ये हो सकता है, लेकिन हिस्टोरिकल फैक्ट ये है कि अगर किसी कौम का बेसिक और एसेंस अगर मजबूत है तो वो एक जगह दबाई जा सकती है, लेकिन दूसरी जगह वो उभर के आएगी। तो यही मेरा कंक्लूजन रिमार्क है आज की क्लास में, और इसी के साथ मैं अपनी आज की क्लास को ख़त्म करता हूँ। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं, इंशाल्लाह मुझसे जितना हो सके मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, आप हैंड रेज करें, मैं इंशाल्लाह जो है आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा, या फिर आप जो है हमारे ग्रुप में जो है कमेंट सेक्शन में या डिस्कशन ग्रुप में वो सवाल लिख सकते हैं। इंशाल्लाह 2-3 मिनट में वेट करूंगा सवालात लेने के लिए, और अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो फिर जो है हम इस क्लास को यहीं ख़त्म करेंगे। जी जी बताया, मैंने आपको अलाउ किया, फर्दर मिलता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये जो हिस्ट्री की क्लासेस का सिलसिला जो फिलहाल चल रहा है ना, इसमें आज़ादी हिंद यानी
1947 फ्रीडम स्ट्रगल और वो भी कवर होगा क्या इंशाल्लाह? बहुत यही अच्छा सवाल। सवाल है जी, जज़ाकल्लाह। तो हमारा जो सिलेबस है ये कोई रैंडम हिस्ट्री क्लास नहीं है। आप हमारी पिछली क्लास में देख सकते हैं कि हमारा अपना पूरा सिलेबस है। तो हमारा सिलेबस ये है कि हम पहले एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को पढ़ेंगे। हमने जितना नोन हिस्ट्री है हिंदुस्तान की वो सारी हम कवर कर चुके हैं। अब जो है हम अराउंड 375 बीसी में कॉमन एरा में पहुंचे हैं। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे 350, हम चौथी सदी ईस्वी से लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हम पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, फिर जो है मेडिवल इंडिया आएगा आपका। मेडिवल इंडिया होगा, फिर जाके मॉडर्न इंडिया में जो है जंग आज़ादी और हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की हुकूमत और जंग आज़ादी, उसमें उलमा का किरदार और सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम धीरे धीरे कवर करेंगे। ये हमारे सिलेबस में इंशाल्लाह आगे आएगा। होप दैट आंसर्स। जी जी, और जरूर, शुक्रिया। और कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं, या कोई डाउट है या कोई फीडबैक आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं कि भाई हमने आज जैसे कि 9 to 10 किया तो आपको फिजिबल लगा या नहीं लगा। और अगर आप सैटरडे फ्री नहीं होते हैं, संडे कर ले, तो हम उस पर भी गौर कर सकते हैं। हम पिछले टाइम तक जो है मगरिब से इशा के बीच में क्लास करते थे, लेकिन वो मुझे भी और बहुत से लोगों को इनकन्वीनियंट लग रहा था, तो हमने जो है इसको यहाँ से किया है। मैं शादाब भाई आपको अलाउ कर रहा हूँ, आप बताएं। जी शादाब भाई, आप अपने आप को अनम्यूट करें फिर बताएं, शायद आप म्यूट पर। जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आसिफ भाई, ये उलमा इकराम के बारे में जो जिन्होंने जंग आज़ादी में अपना योगदान दिया, तो उनके बारे में किस किताब से पढ़ा जाए? कोई अच्छी बुक रेफर कर दें। अच्छा, किताब तो इंशाल्लाह मैं देखता हूँ। कुछ किताबें हैं, लेकिन इसमें मसला ये है सादाब भाई कि जितनी किताबें लिखी गई हैं उसमें इस बात का ख्याल नहीं रखा गया है कि उसमें कौन जो है वाकई में जो है जंग आज़ादी के हीरो थे और कौन जो है ऐसे हीरो बना दिए गए। आप बैकग्राउंड को समझ सकते हैं, मैं उसको यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहता। तो जी जी जी। इसमें एक बहुत अच्छा काम अभी तक नहीं हो पाया मेरी नज़र में, मेरे मुताले में नहीं है। लेकिन आप उसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं कि भाई इसमें इस मकतब फ़िक्र के भी लोगों का नाम है, उस मकतब फ़िक्र के लोगों का भी नाम है, तो फिर लोग जो है डिस्कम्फर्ट फील करने लगते हैं, लेकिन वो भी गलत बात है। हम हमें ऐसा कोई अभी तक शायद मेरे इल्म में नहीं हुआ है जो एक जो है ऑथेंटिसिटी के साथ ये बता सके कि फुला फुला ने जो है फुला फुला तरीके से जंग आज़ादी में वो हिस्सा लिया था। हमेशा जितनी बातें होती हैं वो जो है इशारों, किनारों में और अपने अपने सोर्सेस के हिसाब से होती है, लेकिन हिस्ट्री में जिसको लोग मानते हैं, जो नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स भी मानते हैं, उसमें बहुत कम नाम आए हैं। जैसे कि आप मुस्लिम स्टूडेंट्स का नाम लेंगे तो आप करेंगे मौला अबू कम आज़ाद, और जो है शहीद अशफाकुल्ला खान और बिस्मिल खान, और इन तमाम लोगों के नाम आएंगे। आप फिर शुरू से करेंगे तो टीपू सुल्तान का नाम ले लेंगे, फिर वहाँ से शुरू करेंगे तो वहाँ जो है अवध में चले जाएंगे, वहाँ कुछ लोगों का नाम लेंगे। फिर वहाँ से खाली हो जाते हैं, फिर बहादुर शाह जफर का नाम लेंगे कि वो जंग आज़ादी में जो हीरो थे। फिर आगे बढ़ेंगे तो जो है मॉडर्न इंडिया में मॉडर्न जो कांग्रेस से लोग जुड़े हुए थे, आईएनसी से जो लोग जुड़े हुए थे, उनका जिक्र आएगा। लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि अपने एतबार से, अपने मुताले के एतबार से, जितनी जो ऑथेंटिक नेम्स हैं, क्योंकि जब भी 15 अगस्त या 26 जनवरी आती है तो एक लिस्ट जारी होती है, व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड होता है वो, उसमें सबके नाम आ रहे हैं। हमने देखा कि उस जमाने में कुछ लोग पैदा भी नहीं हुए तो उनका भी नाम जो है वो हिंदुस्तान में जंग आज़ादी के लिस्ट में डाल दिया जाता है, तो ये गलत बात है। इंशाल्लाह उस पर जब क्लास होगी तो कोशिश होगी आपके लिए, मैं इंशाल्लाह कोई किताब जो अगर रिलायबल लगे मुझे, या फिर अगर मैं आपको कोई किताब भेजूं तो उसको जो है हर पे आखिर मत समझें। हर किसी का अपना तरीका होता है, सोशल साइंसेज में 2+2=4 नहीं होता है। तो हम पढ़ने को पढ़ सकते हैं, लेकिन उसको कुरान और हदीस की तरह हर पे आखिर नहीं मान सकते। मैं इंशाल्लाह कुछ किताबें आपको भेज सकता हूँ, आप मुझे व्हाट्सअप कर दें, मैं इंशाल्लाह भिजवा जी जी जी, जज़ाकल्लाह। जी। और कोई सवाल फीडबैक किसी का? इंशाल्लाह मैं 10:10 को क्लास खत्म कर दूंगा, मुझे जो है खाना भी खाना है और 2-3 दूसरे काम भी हैं। अगर किसी का कोई सवाल है, फीडबैक है, तो आप दे सकते हैं। मुझे एक चीज़ और बताएं कि भाई आपको सैटरडे करना है या संडे करना है। और हमेशा से याद रखें, हम भीड़ जमा नहीं करते। मैं पिछली दफ़ा
डॉक्टर सैयद चिश्ती साहब के साथ जो हमारा सेशन था उसमें बता चुका हूँ कि भीड़ जमा करना हमारा मकसद नहीं है। कोई ये ना समझे कि भाई 4 लोग आ रहे हैं, 10 लोग आ रहे हैं, तो हर कोई तारीख में दिलचस्पी नहीं रखता है। ये हमेशा से एक बोरिंग और ड्राई टॉपिक रहा हुआ है। जिनको इंटरेस्ट है वही पढ़ेंगे, और हमारा जो नारा है कि जो कौम तारीख से को भूल जाती है वो तारीख से भुला दी जाती है। तो आप देखेंगे कि हमारा जो मद्दे मुकाबिल है आज, वो तारीख को बहुत ही ज्यादा जो है वो पैशन के साथ प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन अपनी कौम का हाल ये है कि भाई अपने को कोई फिक्र नहीं। तो हमको डिस्करेज भी नहीं होना है और जो है डिसमिस भी नहीं होना है और मायूस भी नहीं होना है कि लोग नहीं आ रहे हैं। तो दैट्स ओके, जिसको इंटरेस्ट है वही आएगा, और जो आ रहे हैं उनका फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है ये हमारी जिम्मेदारी। तो अगर आपको फायदा हो रहा है तो आप जरूर आए। हमारा जो फलाह गुलबर्गा शरीफ का चैनल है उसमें हमने जो पिछली क्लास भी अपलोड कर दी है, ये क्लास भी इंशाल्लाह अपलोड होगी। और इस टॉपिक पर स्पेशली जो है जो वीडियोस मैंने रेफर किए हैं वो जो है मैंने उसमें ऐड कर दिया है। एक जो है पूरा प्लेलिस्ट है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का, वो आर एस शर्मा किताब से जो है वो मैंने डाल दिया है। एक राम पुनियानी जो हिस्टोरियन है, महाराष्ट्र के अच्छे हिस्टोरियन है वो भी, तो उनके 2-3 वीडियोस का लिंक मैंने उसमें डाल रखा हूँ। आप पुष्यमित्र शुंगा पर और जो बुद्धिस्ट जो मजहबी मकामात थे उनको किस तरह से ढाया गया उसके बारे में आप उनका ओपिनियन जान सकते हैं। उसको भी हर पे आखिर मत समझे। हिस्ट्री में और सोशल साइंसेज में किसी की बात को हर पे आखिर मत समझिए, रिसर्च कीजिए और अपने आप का नॉलेज बढ़ाने की कोशिश कीजिए। वो 2-3 लिंक्स उसमें हैं, आप उसको ज़रूर विजिट करिए। और इंशाल्लाह ये लेक्चर भी आएगा, और हमारे चैनल पर जो है बहुत सी चीज़ें आती रहती हैं सैयद चिश्ती साहब की और फलाह की एक्टिविटीज़ की, तो आप उसको कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम एक पोस्ट डालेंगे आपके सपोर्ट के लिए फलाह रिसर्च फाउंडेशन के। पिछली दफ़ा क्लास हो चुकी है तो हमको जो सपोर्ट भी चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो आप अपने एतबार से जो हमको सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो 10:10 हो रहा है और मैं देख रहा हूँ कोई सवाल कोई फीडबैक नहीं है, तो मुझे लगता है कि इस क्लास को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। तो मैं इस क्लास को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ।